Good morning, class. Today we will start the chapter number 8 cell structure and functions. Okay, so there are different things around us in the world, and some things are living and some are non living things. Okay, now here some example are given of living things and non living things: plants, insects, frog, elephant, birds, human being, these all are living things. But sand, soil, air, water, chair, table, whatever are non living things. Now, living things exist along with non living things with on the earth. यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का एक म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है आपस में, जिसके कारण लिविंग थिंग्स भी बहुत इजीली सरवाइव कर लेती है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम लिविंग थिंग की बात करें और नॉन लिविंग थिंग में सॉइल, एयर, वाटर, तो आप सभी को पता है कि लिविंग थिंग अपनी सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग थिंग से इंट्रैक्शन करती है. कैसे करती है? उन्हें वाटर चाहिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए. उन्हें एयर चाहिए, सॉइल चाहिए जिस पर वो अपना फूड ग्रो कर सके, यानी कि प्लांट ग्रो कर सके, ठीक है, जिसे अपने फूड के फॉर्म में ले सके. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सारी लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग पर डिपेंड है, ठीक है. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दोनों का आपस में इंट्रैक्शन है. नाउ लिविंग थिंग्स कैरी आउट अ सर्टन बेसिक फंक्शन. अब देखो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है, तो ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो. सिंपल फंक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट करना और ग्रोथ करना, ये कुछ कॉमन फंक्शंस है जो लिविंग थिंग में होते हैं. बट ये सारी एक्टिविटीज़ नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती, ठीक है. और ये सारी एक्टिविटीज सिर्फ आपको किस में देखने को मिलती है? लिविंग थिंग में. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती अपने यंग वन को, लिविंग थिंग्स को फूड नहीं चाहिए, डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता उनमें, एक्सक्रीजन प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो सभी के अंदर अपने ऑर्गन होंगे पर्टिकुलर, और पूरे ऑर्गन से मिलकर उनकी ऑर्गन सिस्टम बनी होती है. अब अगर हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी आपस में एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं. जैसे कि डॉग कैट से अलग होता है, काऊ से अलग होता है, प्लांट सभी से अलग होते हैं, ह्यूमन बीइंग उनसे भी अलग होते हैं. तो सारी लिविंग थिंग्स आपस में एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक है. बर्ड्स अलग होते हैं. तो आपने जो भी देखा होगा, जब भी किसी एनिमल्स को देखा होगा, तो एक एनिमल दूसरे एनिमल से आपको अलग ही नज़र आया होगा, ठीक है. यानी कि यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, सभी दिखावे में तो अलग है, लेकिन सभी लिविंग थिंग में सभी फूड खाते, सभी की ग्रोथ होती है, सभी मोशन कर सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं, सभी डाइजेशन, एक्सक्रीजन सारी प्रोसेस करते हैं. यानी कि कुछ तो इनकी बॉडी में सिमिलर है, ठीक है. तो यहाँ पर डिस्कशन ये किया जाता है कि ऐसा क्या है जो इनकी बॉडी में सिमिलर है, यानी इनकी बॉडी ऐसी किस चीज़ से बनी है जिनमें सारे फंक्शन ये कॉमन परफॉर्म करते हैं. तो माइक्रोस्कोपिक यूनिट अगर इसकी देखी जाए तो वो क्या है? सेल. यानी कि सभी की बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है. जितनी भी लिविंग थिंग है उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दी सेल, ठीक है, एंड इट्स पार्ट एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ दी सेल. तो पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ क्या डिस्कशन करना है कि सेल क्या होता है, सेल कैसी दिखाई देती है, और सेल के इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, और उन सारे ऑर्गन्स को जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है, उनके फंक्शन क्या है, ठीक है. तो आज हम बहुत माइनर थिंग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यही किसी भी लिविंग थिंग की बेसिक यूनिट होती है. यानी हर लिविंग थिंग की बॉडी सेल से ही मिलकर बनी होती
हैं, तो इनके सेल के बारे में पढ़ना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी लिविंग थिंग है और हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हर लिविंग थिंग की बॉडी की जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, ठीक है, जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, कैसी है, क्या फंक्शन है उसके ऑर्गन्स के, ठीक है। तो आपके पूरे चैप्टर में केवल सेल के बारे में बताया गया है। नाउ डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल, यानी कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे सर्च किया गया सेल को, किसने किया, कब किया, ठीक है। तो एक इंग्लिश साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, ये नेम आप लोग हमेशा याद रखें, रॉबर्ट हुक, ठीक है। इन्होंने सेल डिस्कवर की थी 1665 में, और सबसे पहली सेल उन्होंने कौन सी देखी थी, कॉर्क की, ठीक है। मतलब अब वो प्लांट की जो छाल होती है ना, जो ट्री होता है उसकी जो बार्क है, छाल है, ठीक है, उसकी छाल की जो सेल होती है वो कॉर्क कहलाती है, ठीक है। तो कॉर्क की सेल इन्होंने देखी थी और माइक्रोस्कोप के अंदर देखी थी सबसे पहले, यानी ह्यूमन बींग से पहले इन्होंने किसकी स्टडी की है, प्लांट की, और ट्रीज़ की जो बार्क होती है उसके अंदर वाले पार्ट की छाल ली है, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, उसकी सेल को इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था, ठीक है। उन्होंने एक थीन स्लाइस बनाई थी कॉर्क की, है ना, बहुत पतली सी स्लाइस ली थी और उसको माइक्रोस्कोप में रखा था, ठीक है। और फिर उन्होंने उसका एक ऑब्जर्वेशन किया था, तो उनको अंदर से ऐसी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट नज़र आए। कंपार्टमेंट मतलब अलग अलग, जैसे कि वॉल होती है, तो जनरली वॉल बिना प्लास्टर से आपको कैसी नज़र आएगी, उसमें ब्रिक्स नज़र आएगी, और हर एक ब्रिक्स के बीच में सीमेंट लगी होती है, यानी अलग अलग कंपार्टमेंट्स टाइप बनी होती है स्ट्रक्चर, सेम ऐसा ही इन्होंने देखा था। एग्जाम्पल इन्होंने लिया है हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब में भी आपने देखा होगा अलग अलग होल होते हैं, यानी कि एक होल दूसरे होल से सेपरेट होता है, बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जो उनको सेपरेट करती है। तो हर एक हेक्सागोनल जो होल्स होते हैं वो एक होल दूसरे होल से सेपरेट्स होते हैं। तो सेम हनीकॉम्ब जैसे, या फिर हम ब्रिक्स वॉल जैसे स्ट्रक्चर को देखेंगे, इस तरह से उनको एक स्ट्रक्चर नज़र आई थी, ठीक है। अब उन्होंने उस समय, उस टाइम पर जब उस सेल को देखा था, तो उस टाइम पे उसका नाम सेल नहीं था, उन्होंने जस्ट उसको उसकी स्लाइस लेकर माइक्रोस्कोप में देखा था, तो बस वही एक कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल नाम दे दिया, और तभी से हम उसे सेल कहने लगे। उन्हें जो बॉक्स बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही थी हर एक कंपार्टमेंट को, उनमें से उन्होंने एक कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया, सेल। और सेल का मतलब होता है लैटिन वर्ड में लिटिल रूम, यानी उन्हें अलग अलग कंपार्टमेंट दिखे, रूम्स टाइप स्ट्रक्चर दिखी, बॉक्स दिखे अलग अलग, तो उन्होंने एक बॉक्स का नाम क्या रख दिया, सेल। और वहीं से फिर सारी जितनी भी लिविंग थिंग की जो बेसिक यूनिट है उन्हें सेल कहा गया। तो उन्होंने एक्चुअली क्या करा था, जो डेड है, यानी कि मरा हुआ प्लांट हो सकता है, जिसकी जो ग्रो अप नहीं कर सकता, सूखा है, उसकी प्लांट सेल देखी थी, ठीक है। नाउ तो उन्होंने जब ये देखा तो इसका मतलब है वो सेल अपना सारा लिविंग कंटेंट लॉस्ट कर चुकी थी, क्योंकि वो एक डेड प्लांट था ना, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो लिटिल रूम की तरह, यानी वही कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर शो हो रहा था, ठीक है। नाउ 150 ईयर्स आफ्टर द हुक्स डिस्कवरी, ठीक है, यानी कि हुक्स ने जो डिस्कवरी की थी उसके 150 ईयर्स लेटर, वेरी लिटिल was known about the cell until improved microscope with very high magnification and resolution were made। यानी कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल की स्टडी की थी तब उन्हें सिर्फ एक कंपार्टमेंट नज़र आए थे, लेकिन लगभग 150 ईयर्स के बाद जब उस सेल को देखा गया तो उसको देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया गया था उस माइक्रोस्कोप की क्वालिटी को सुधारा गया। नाउ अभी जो माइक्रोस्कोप जो आते हैं, है ना, उनका मैग्नीफिकेशन पावर काफ़ी अच्छा होता है, उनका रिजोल्यूशन पावर काफ़ी अच्छा होता है। तो पहले जो माइक्रोस्कोप था उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ इतना ही थी, उसकी जूमिंग कैपेसिटी सिर्फ इतनी ही थी कि वो सेल के कंपार्टमेंट शो कर सकें, लेकिन इतनी नहीं थी कि वो इंटरनल उसके सारे ऑर्गन के बारे में रीड कर सके। लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया और उसके साथ जो माइक्रोस्कोप मार्केट में आए
और जो माइक्रोस्कोप नए बने वो हाई रिजोल्यूशन पावर के बने, यानी कि अब हम सेल को जब भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हमें केवल सेल की स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर की जगह उसके अंदर के ऑर्गन्स भी नज़र आएंगे। ठीक है, तो इससे हमें सेल की फर्दर स्टडी करने के लिए एक वे मिल गया, यानी कि अब हम उस सेल की और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उसके सारे ऑर्गन्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, नाउ सेल जो होती है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जिसे आप अगर सिंगल सेल रखी होगी कहीं पर भी तो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमेशा आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना है। अब आपको माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर गिवन है कि कैसा दिखाई देता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने इसका यूज़ नहीं किया होगा, तो एक बेसिक आपको डेमो गिवन है कि इस तरह से एक माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में ये आईपीस होता है, ये पॉइंट यहाँ पर लगा होता है लेंस, यहाँ से आप अपनी आईज से अंदर की तरफ देखते हो। ठीक है, ये जो है ये एक स्लाइड होती है। ठीक है, और स्टेज कहते हैं जिसे हम, इस स्टेज के अंदर 2 बोल्ट्स होते हैं जिसको स्टेज क्लिप कहते हैं। ठीक है, और ये क्लिप मेटल की होती है, और ये जो बीच में रखी है ये गैप है जिसमें यहाँ पर नीचे की तरफ इस स्टेज में एक होल भी होता है। ठीक है, एक होल इसलिए रखा जाता है कि ये जो मिरर है ये सन से आने वाली जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर दे, और रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ से कोई अगर लाइट आ गई या आसपास से कहीं लाइट आती है तो उसको रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेजेगा, इस लाइट पर। इस होल के थ्रू वो लाइट अंदर की तरफ आएगी। और ये जो स्ट्रिप जैसा नज़र आ रहा है ये ग्लास की बनी हुई एक स्लाइड होती है, कांच की होती है, जिस पर हमें जिस टेस्ट का, जैसे ये छोटा सा आपको डॉट नज़र आ रहा होगा, एक्चुअली ये सेल है। ठीक है, इसका हमें टेस्ट करना है या इसे हमें देखना है, ऑब्जर्वेशन लेना है। तो इस सेल को हमने इस ग्लास स्लाइड पर बनाया है, रखा है, और जब नीचे से आने वाली जो लाइट होगी मिरर से आने वाली, वो जब इस तरफ आएगी तो ये सेल के अंदर से पास होगी और पास होती है हमारी आंखों पर आएगी, ताकि हमें ये सेल के स्ट्रक्चर बहुत आसानी से दिखाई दे। क्योंकि लाइट जब उसके अंदर से पास होती हुई आएगी तो हमारी आइज़ पर आएगी और उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमें ईजीली दिखाई देंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, जहाँ से आप ऑब्जेक्ट को देखते हो ना वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं, और जहाँ से आप आई आपकी जहाँ होती है उसे आईपीस लेंस कहते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों ही होते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें कुछ ऐसी फैसिलिटी आती है कि रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग लेंस होते हैं। जैसे ये वाला मल्टीप्लाई बाय 10 है, ये वाला मल्टीप्लाई बाय 20 है, तो इस तरह से कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं कि आप और जूम करना चाहते हो तो ये वाले से भी देख सकते हो, दोनों होते हैं, जितना आपको जो अकॉर्डिंग लगे वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये फाइन एडजस्टमेंट नोब होता है। ठीक है, जो इसका ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर लग रही है ना, ये आई लेंस है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट नोब होता है, यानी कि ये पूरा ओवरऑल आप इसको कैसे सेट करोगे उसके लिए कुछ बोल्ट्स गिवन है, जिसको आप रोटेट करके इनकी डिस्टेंस है, स्लाइड की है, ये सब कुछ मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मिरर है तो मिरर को आप एडजस्ट कर सकते हो, ये भी एडजस्टेबल होती है, ये जो पाइप होती है ये भी एडजस्टेबल है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये दोनों लेंस की डिस्टेंस को कम ज़्यादा करना हो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा जो है ये आपका माइक्रोस्कोप गिवन है इसमें, जैसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। नाउ लेबोरेटरीज एंड ऑब्जर्व टीनी ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आप कहीं कहीं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं, इट यूजेस ग्लास लेंस, इनके अंदर ग्लास के लेंस होते हैं, और विजिबल लाइट, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था कि रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट्स के थ्रू आपको वो लाइट रेज जब आपकी आंखों तक आएगी तब आप उसे ऑब्जर्वेट कर सकते हो। और कैसे आएगी, क्योंकि वो लेंस ग्लास के हैं तो लाइट उसमें से क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, नाउ मैग्नीफिकेशन, यानी कि उसकी जूम करने की कैपेसिटी, कितना अच्छा क्लीन उसमें दिखाई दे रहा है। ये जो पावर होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ये किस रेंज की होती है, 100 से लेकर तो 1500 टाइम्स तक होती है, जिसे हम काफ़ी अच्छा मानते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा अच्छा मैग्नीफिकेशन शो करता है। मतलब इसके बाद लास्ट कोई माइक्रोस्कोप नहीं बना जो इसके बाद इससे और ज़्यादा डीप रिजोल्यूशन दे सके, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खुद की इतनी पावर होती है कि ये सेल के अंदर, पहले तो हम उस सेल की बात करें जो हमें दिखाई नहीं देती है ना, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते इतनी छोटी सेल, उसकी स्ट्रक्चर तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिख सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस सेल के अंदर वाले ऑर्गेनेल्स यानी उसके ऑर्गन्स को भी बहुत अच्छे से शो कर सकता है, ठीक है। यानी हम सेल के अंदर के पार्ट्स भी पढ़ सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करता है ग्लास लेंस की जगह, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन बीम इसके अंदर होती है, ठीक। लाइट रेज की जगह क्या इमिट की जाती है, जैसे उसमें से लाइट रेज आ रही थी ना मिरर के थ्रू, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स सेंड की जाती हैं और इसकी जो इमेज है मैग्नीफाइड इमेज वो फोटोग्राफिक फिल्म की तरह स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है। नाउ इसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है 1 लाख to 5 लाख टाइम्स, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। जो सेल के अंदर के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं उसका भी व्यू हमें शो करे, ठीक है। नाउ ये यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, ये पिक्चर्स आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है, ठीक है। तो अभी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ बुक में आपके कुछ डेमो गिवन हैं, तो आप यहाँ से सिर्फ इतना समझ सकते हो कि कौन सी चीज़ कैसी दिखाई देती है, माइक्रोस्कोप कैसा दिखाई देता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा दिखाई देता है। वहाँ पे जो एडजस्टमेंट स्क्रू थे वो यहाँ होते हैं, ये जो कंट्रोल पैनल दिखाई दे रही है यहाँ होता है, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट है ये पूरा पैक अरेंजमेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर लाइट की जगह क्या इमिट की जाती है, इलेक्ट्रॉन बीम इमिट की जाती है, ठीक है। नाउ स्टैनिंग, cells are transparent and colorless so they are difficult to observe under a microscope। अब होता क्या है, सेल जो होगी वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, और कलरलेस होती है, तो उससे आप माइक्रोस्कोप में देखना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट होगी तो कोई भी बीम या लाइट पास होगी तो उसकी स्ट्रक्चर हमें ठीक से दिखाई नहीं होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस सेल के अंदर कलर डाल देते हैं। जब उसकी स्लाइड तैयार करते हैं ना, तो स्लाइड तैयार करने से पहले उसमें कुछ कलर्स यानी डाइज ऐड कर देते हैं, और इस तरह से डाइज के ऐड करने के बाद उसकी स्ट्रक्चर यानी वो कलरफुल होने के कारण जब लाइट रेज उसमें से पास होगी तो उसकी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम स्टेनिंग कहते हैं, और ये जो कलर्स होते हैं उन्हीं को हम स्टेन कहते हैं जो मिलाया जाता है सेल की स्लाइड में, ठीक है। और उसमें से क्या सैफ्रेनिन का यूज़ करते हो, ईओसिन का, ठीक है, मिथिलिन ब्लू का यूज़ करते हो, और क्रिस्टल वॉयलेट, ये सारे स्टेन का आप यूज़ करते हो, ठीक है, जब आपको स्लाइड बनानी होती है, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।